करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं फिशर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। फिशर रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फिशर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जब हम एनेंटियोमर्स पढ़ते हैं, डायस्टेरियोमर्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है। फिशर रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर हम फिशर रिप्रेजेंटेशन से वेज डिश में भी हम जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या इंटरलिंक्ड है, इसलिए फिशर रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यूज करने वाला हूँ वो हम यूज करेंगे ग्लाइसर अल्डिहाइड का। और ग्लाइसर अल्डिहाइड से ही हम ग्लाइसर अल्डिहाइड की हम फिशर फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे कि हम इसे फिशर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से लिख सकते हैं। तो होता क्या है, CHO OH CH CH2OH, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्लाइसर अल्डिहाइड कहलाता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल ये कहता है फिशर प्रेजेंटेशन में कि हम दो लाइंस इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से क्या बनाएंगे, दो लाइंस बनाएंगे। समझ में आ रही बात। तो ये जो दो लाइंस हम यहाँ पे बनाएंगे, इसमें ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो जो वर्टिकल लाइन हमारी होगी वो हमारा रिप्रेजेंट करेगी बिलो द प्लेन। क्या रिप्रेजेंट करती है, बिलो द प्लेन। अब बिलो द प्लेन कोई भी चीज किस तरीके से रहती है, तो बिलो द प्लेन के लिए हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कोई भी चीज अगर बिलो द प्लेन होती है कैसे करते हैं, ये हमारा किसका रहता है, बिलो द प्लेन। क्लियर हो गई चीज। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है ये हमारी कैसी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा रिप्रेजेंट करती है किसी भी चीज को अबव द प्लेन। कैसे रिप्रेजेंट करती है, अबव द प्लेन। समझ में आ रही बात। तो अबव द प्लेन हम किसी भी चीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अबव द प्लेन किसी भी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं फिशर फॉर्म बोलूं तो फिशर फॉर्म किस तरीके से हो जाएगी कि ये लाइंस जो हैं यहाँ पे हम जिस भी मॉलिक्यूल को रखेंगे वो मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, बिलो द प्लेन होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम जिस भी मॉलिक्यूल को रखेंगे, समझ में आ रही बात, वो मॉलिक्यूल हमारा कैसा रहेगा, अबव द प्लेन रहेगा। क्लियर है ये चीज। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम ग्लाइसर अल्डिहाइड के केस में क्या करने वाले हैं। तो पहला रूल तो यही ध्यान रखो कि वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हो गया कि जो भी मॉलिक्यूल हम लगाएंगे वो बिलो द प्लेन है, मतलब इस प्लेन के कहाँ है, पीछे है दोनों। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, दोनों प्लेन से कैसे हैं, ऊपर है। क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज, दूसरा रूल जो है वो दूसरा रूल ये कहता है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, देखो अगर हम प्रायोरिटी सीरीज में देखें तो प्रायोरिटी सीरीज में अल्डिहाइड और अल्कोहल के केस में पहले हमारा क्या आता है, प्रायोरिटी सीरीज में अल्डिहाइड आता है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अल्डिहाइड CHO हमारा क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, टॉप पे। मेन फंक्शनल ग्रुप को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉप पे। तो सेकंड रूल हमारा क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंट functional group on the top of vertical line। वर्टिकल लाइन के टॉप पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज अब क्या है, तीसरा रूल ये कहता है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है वहां पे हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स किस लाइन पे आने चाहिए, वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए। समझ में आ रही बात। तो थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, maximum number of carbons should be on vertical line, should be on vertical line। क्लियर है ये चीज। तो अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मतलब कितने कार्बन थे, 1 2 3। तो एक कार्बन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा कार्बन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा कार्बन हमारा कहाँ पे आ जाएगा, CH2OH। तो क्लियर है ये चीज। हमने तीनों कार्बन को कहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इस वर्टिकल लाइन पे। देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक कार्बन ही है एक तरीके से। तो 1 2 3, तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आ रही बात। अब फोर्थ रूल क्या कहता है कि यहाँ पे ये जो दो बनेंगे अभी, देखो यहाँ पे देखो जरा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइंस का, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप बचा हुआ है,
तो उसे या तो हम एक हाइड्रोजन को यहाँ पे कर दें, एक OH को हम यहाँ पे कर दें, समझ में आ रही बात। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक OH को हमने यहाँ पे कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ पे कर दिया, CHO तो यहीं रहने वाला है, CH2OH भी यहीं रहने वाला है। तो इन दोनों में से हम कोई सी भी एक फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो ये फॉर्म हमारी क्या कहलाएगी, फिशर फॉर्म कहलाएगी। क्लियर हुई ये चीज, ये फॉर्म हमारी क्या कहलाएगी, फिशर। अब देखो मैंने क्या बोला था कि इस तरीके से हो सकता था, ये हमारा क्या हो जाएगा, OH हो गया, ये हमारा क्या हो गया, H हो गया, ये हमारा CHO हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, CH2OH हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फिशर फॉर्म हो गया। HOH अबव द प्लेन, CHO और CH2OH कहाँ है, हमारे बिलो द प्लेन है। अब देखो इन दोनों मॉलिक्यूल्स अगर देखो तो दोनों मॉलिक्यूल्स सिमिलर ही हमें लग रहे हैं, बस क्या है कि इस कार्बन के अराउंड बॉन्ड का रोटेशन हुआ है, समझ में आ रही बात। हो बॉन्ड का रोटेशन कितना हो गया, 180 डिग्री बॉन्ड रोटेशन हो गया। तो जब बॉन्ड रोटेशन 180 डिग्री हो गया, अब देखो क्या हुआ, अगर हम इन दोनों को देखें एक तरीके से, हमने मान लिया क्या लगा दिया, बीच में एक मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही तरीके से हैं। देखो जब भी हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर में देखो राइट जो है हमारा, राइट का दिखता है, लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का दिखता है, राइट दिखता है। तो अगर हम मिरर फॉर्म बनाना चाहें तो H के सामने OH के सामने OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर फॉर्म है, एक दूसरे कैसी हैं, मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस हैं। और दूसरी चीज क्या है, मिरर इमेजेस होने के साथ में देखो अगर मैं इसे यहाँ से इस तरीके से पिक करूं, HOH को यहाँ से पिक करूं और इसके ऊपर अगर रखने की कोशिश करूं, तो देखो यहाँ से अगर मैं लेके आऊंगा तो H के ऊपर क्या आएगा, सॉरी OH के ऊपर क्या आएगा, H, और इस H के ऊपर क्या आएगा, ये OH आएगा, समझ में आ रही बात। तो जब मैं इसको इसके ऊपर प्लेस कर रहा हूं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रही हैं। सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है कि एक के ऊपर एग्जैक्ट सेम आ जाना, समझ में आ रही बात। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। देखो ध्यान से देखना भी, यहां से एक चीज निकल के आने वाली है। मैंने पहले क्या बोला कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर फॉर्म है, वो तो हमें दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, मिरर इमेजेस हैं। दूसरी चीज मैंने ये बोली कि अगर मैं उसे उठा के इसके ऊपर प्लेस करता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट नहीं आ रहे, क्योंकि OH के ऊपर H आ जाएगा और इस H के ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला OH आएगा। क्लियर हो रही है चीज। तो ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं हमारे, वही हमारे क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं वही क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। तो मैं दोबारा से सारी चीजों को रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन हम बनाएंगे, समझ में आ रही बात। जो टॉप पे हम रखेंगे वो हम किसे रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का रखेंगे। उसके बाद जो वर्टिकल लाइन है उस पर हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे आ जाने चाहिए, समझ में आ रही बात। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने थे, 3 थे। तो हमें लाइन को ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहीं पर अगर और ज्यादा हो जाता तो हम उसे और फर्दर कर देते, उसमें हमारे पास कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ रही बात। एक एग्जांपल हम उस तरीके से भी देख लेंगे जहां पे हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ जाएंगी हॉरिजॉन्टल। तो अभी बस इसमें देखना है। तो ये इस तरीके से आ गया, समझ में आ रही बात। अब जो हमारा सेंट्रल वाला कार्बन था उस पे H और OH था, तो HOH में दोनों कहीं पे भी आ सकते थे, तो हमने दोनों फॉर्म को रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब हमने दोनों फॉर्म को रिप्रेजेंट किया तो हमने क्या देखा, ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के क्या थे, मिरर इमेजेस थे। और वो भी कैसे थे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस थे। तो जब ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस थे तो वो हमारे क्या कहलाए, एनेंशियोमर्स कहलाए। क्लियर है ये चीज। अब एनेंशियोमर होने के लिए एक चीज और जरूरी है, वो होती है हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो मैंने जो पहला वीडियो बनाया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जिसमें मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी, वहां पे मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेकर काफी ज्यादा बातें कर रखी हैं। तो आप वहां पे जाकर उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखो जरा ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये मॉलिक्यूल हमारा कायरल मॉलिक्यूल है या फिर नहीं है। तो कायरल मॉलिक्यूल देखने के पीछे तरीका क्या था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लो। तो जब इधर से कट करो, चाहे किसी भी प्लेन से तुम इसे कट करके देख लो, यहाँ पे किसी भी एंगल से हमें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ रही बात। तो एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो
एनेंशियोमर होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। पहला ये है कि मिरर इमेज, दूसरा ये है कि वो जो मिरर इमेज हो रही है कैसी हो रही है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए, और तीसरी चीज क्या है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव है जैसे मैंने क्या बोला था कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो हमारी लाइट को रोटेट करेंगे आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैं देखो यहाँ पे, तो अगर हम इस मॉलिक्यूल में से लाइट को पास करेंगे, इस मॉलिक्यूल में से किसे पास करेंगे, लाइट को पास करेंगे, तो वो या तो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ में आ रही बात? अब देखो जरा, इसने मानो थीटा और यहाँ पे क्या था ये माइनस थीटा। अब समझो इस बात को जरा, यहाँ पे दो फॉर्म है, एक ये फॉर्म है दूसरी ये फॉर्म है। हमने माना अगर ये फॉर्म लाइट को थीटा रोटेट करती है, ये फॉर्म लाइट को कितना रोटेट कर रही है प्लस थीटा, तो ये फॉर्म कितना रोटेट करेगी माइनस थीटा। क्यों रोटेट करेगी? क्योंकि यहाँ पे H और OH की पोजीशन क्या है, जस्ट अपोजिट है, और उसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो एक दूसरे के ठीक कैसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो अगर ये फॉर्म प्लस थीटा रोटेट करती है तो ये फॉर्म कैसे रोटेट करती है, माइनस थीटा रोटेट करती है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए अगर एक मॉलिक्यूल में एनेंशियोमर्स प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, एनेंशियोमर्स प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल एज अ होल वहां पे जो ऑप्टिकल रोटेशन निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, जीरो निकल के आता है। ऑप्टिकल रोटेशन एज अ होल क्या निकल के आता है, जीरो, क्योंकि वहां पे दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं एनेंशियोमर्स की। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रही बात? तो जहां पे ऑप्टिकल रोटेशन जीरो होता है लेकिन मॉलिक्यूल हमारा कैसा होता है, कायरल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑप्टिकल रोटेशन, टोटल ऑप्टिकल रोटेशन जब हम देख रहे हैं कैसे निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है, तो वो हमारे कहलाते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहलाते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। जहां पे एनेंशियोमर्स की जो दोनों फॉर्म्स हैं, एनेंशियोमर्स की जो दोनों फॉर्म्स हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगी। एक लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, एक लाइट को कैसे रोटेट कर देगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ओवरऑल रोटेशन है सॉल्यूशन का, वो ओवरऑल रोटेशन कैसा निकल के आ जाता है, जीरो। तो जिन मॉलिक्यूल्स में ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन जीरो निकल के आता है, क्यों निकल के आता है, क्योंकि वहां पे एनेंशियोमर्स की दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, उसकी वजह से। समझ में आ रही बात? देखो बातें क्लियर कर लेना। मैंने क्या बोला, जब दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी उसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो रहा है। समझ में आ रही बात? इसका भी कुछ ऑप्टिकल रोटेशन है और इसका भी कुछ ऑप्टिकल रोटेशन है। क्लियर है? लेकिन जो ओवरऑल रोटेशन एक दूसरे का अपोजिट है, तो जब हम सम कर देंगे, दोनों को मिला देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। समझ में आ रही है बात? तो जिस एनेंशियोमर्स की दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती है वहां पे वो मिक्सचर हमारा क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने ये देखा, देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, फिशर रिप्रेजेंटेशन से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। हमने फिशर रिप्रेजेंटेशन किया, फिशर रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने क्या देखा, मिरर इमेज बनाई, इसकी मिरर इमेज बना के हमने देख लिया कि भाई ये इसका एनेंशियोमर है या फिर नहीं है। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन से हम एनेंशियोमर्स में हमें काफी ज्यादा क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। तो ये हमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल गया, रेसिमिक मिक्सचर। अब देखो जरा, एनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एनेंशियोमर्स के केस में जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एनेंशियोमर्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो एक बात आप ध्यान रखने वाली बात क्या है, एनेंशियोमर्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सारी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के केस में एक डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्या आ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है, ऑप्टिकल रोटेशन। तो अगर दो एनेंशियोमर्स प्रेजेंट है तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन उनका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो बस यही एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। दूसरी चीज क्या है कि जब हम एनेंशियोमर्स को सेपरेट करने की बात करते हैं, मतलब मान लो हमें प्लस फॉर्म नेगेटिव फॉर्म को हमें क्या करना है, अलग अलग करना है, तो ये यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं हो पाती। एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन मैंने कई जगह देखा है कि पूछ लिया जाता है कि क्या एनेंशियोमर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहीं पे लगता है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेबल नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें हम, ये दोनों कैसे होते हैं, रिजॉल्वेबल होते हैं।
तो जिन प्रोसेस के थ्रू हम रेसिमिक मिक्सचर्स को अलग अलग करते हैं, जिन प्रोसेस के थ्रू हम रेसिमिक मिक्सचर से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रेसमाइजेशन कहलाती है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रेसमाइजेशन कहलाती है। और जो फॉर्म्स हमारी अलग अलग हो सकती हैं, वो फॉर्म्स हमारी कैसी कहलाती हैं, रिजॉल्वेबल फॉर्म्स कहलाती हैं। क्लियर हुई ये चीज। तो रेसिमिक मिक्सचर से केस में, एनएचओआर से केस में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली, डिफरेंट रहने वाली है। जब दोनों ही फॉर्म्स इक्वल फॉर्म्स में प्रेजेंट हो, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो हमारा क्या बन जाता है, रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। रेसिमिक मिक्सचर्स को अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रेसमाइजेशन कहलाती है। और जो फॉर्म्स हमारी अलग अलग हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, रिजॉल्वेबल कहलाती है। क्लियर हो गई ये चीज। तो आई थिंक फिशर प्रोजेक्शन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने बात कर ली एनेंशियोमर्स पे, बात कर ली रेसिमिक मिक्सचर पे बात कर ली। तो आई थिंक रेसिमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर्स और फिशर प्रेजेंटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिशर रिप्रेजेंटेशन के साथ में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था हम एक एग्जांपल और बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल मान लो इस तरीके से बना दिया, CHO, ये OH इधर, ये OH इधर, ये H इधर, ये H इधर, CH2OH। इस तरीके से ये भी बन जाएगा हमारा। क्लियर है ये चीज। तो इसके भी हम मिरर इमेज बना सकते हैं। इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाने जाएं तो किस तरीके से बनेगी, सेम वही फिर से प्रोसीजर। OH के सामने क्या लिखना है हमें, OH लिखना है। तो इसकी अगर मिरर इमेज बनेगी तो किस तरीके से बनेगी, H CH2OH। समझ में आ रही बात। अब देखो जरा, यहां से हम एक और रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, वो हमारी कहलाती है D/L फॉर्म, या फिर DL रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, तो कभी कभी DL फॉर्म भी बोल दिया जाता है। देखो D और L फॉर्म से मतलब क्या है, देखो इस D और L को हम डेक्स्ट्रो रिवोलोटेटरी से हमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि सर D और L फॉर्म पूछा है तो सर D का मतलब डेक्स्ट्रो, L का मतलब रिवो, ऐसा कुछ भी नहीं है। DL फॉर्म एक अलग रिप्रेजेंटेशन है। DL फॉर्म में क्या करना रहता है, देखो मेन फंक्शनल ग्रुप ये था, इस फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाला कायरल कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप के सबसे दूर वाला कायरल कार्बन कौन सा था, ये कायरल कार्बन है। क्यों कायरल कार्बन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन OH CH2OH और यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप, तो ये चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन हमारा कैसा कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, कायरल कार्बन। तो पहला हमें क्या देखना है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या था, CHOH, उससे सबसे दूर वाला कायरल कार्बन ये रहा हमारा। अब उससे सबसे दूर वाले कायरल कार्बन में हमें क्या देखना है कि जो H और OH यहाँ पे है, समझ में आ रही बात, H और OH है, इसकी पोजीशन क्या है। अगर OH ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड में है, किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, L फॉर्म। अगर OH ग्रुप हमारा राइट साइड में है, किस साइड में है, राइट साइड में है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, D फॉर्म कहलाती है। तो देखो OH यहाँ पे क्या है, राइट साइड में है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, D फॉर्म कहलाएगी। OH हमारा यहाँ पे कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, L फॉर्म कहलाएगी। तो DL रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सीधे सीधे मॉलिक्यूल बनाओ, ठीक है, उसको फिशर रिप्रेजेंटेशन करो। फिशर रिप्रेजेंटेशन के बाद में जो फंक्शनल ग्रुप से उससे सबसे दूर वाला जो कायरल कार्बन होगा, सबसे दूर वाला कायरल कार्बन होगा, तो शुगर से इसमें ही होता है DL फॉर्म। तो सबसे दूर वाला जो कायरल कार्बन होगा उस पे OH की पोजीशन को देखो। अगर OH ग्रुप तुम्हारा राइट साइड में है तो वो क्या कहलाएगा, D फॉर्म कहलाएगा। अगर OH ग्रुप तुम्हारा लेफ्ट साइड में है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, L फॉर्म कहलाएगा। हम जो है वो अमीनो एसिड्स में भी कर सकते हैं। अमीनो एसिड्स में किस तरीके से कर सकते हैं, मान लो कोई अमीनो एसिड लिख लेते हैं यहाँ पे, COOH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे H, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, CH3 कर दिया। समझ में आ रही बात। अब देखो जरा, अगर NH2 ग्रुप हमारा कहाँ पे है, राइट साइड में, यहाँ पे NH2 ग्रुप किस साइड में है, राइट साइड में। जब NH2 राइट साइड में है तो ये हमारा क्या हो गया, D फॉर्म। अगर यहाँ पे NH2 हमारा किस साइड में हो जाए, लेफ्ट साइड में हो जाए, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, L फॉर्म कहलाएगा। समझ में आ रही बात। तो अमीनो एसिड्स में भी हम D और L फॉर्म भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो NH2 ग्रुप को देख लो, यहाँ पे NH2 ग्रुप अगर राइट साइड में है तो D फॉर्म, NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में तो हमारा क्या कहलाएगा, L फॉर्म कहलाएगा। क्लियर है ये चीज। तो D और L के काफी सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, बस करना वही है कि फारदेस्ट कार्बन देखो जरा। तो अगर मान लो फिर से अगर एक और बना देते हैं,
अगर मैं इसमें पूछूं कौन सा डी कौन सा है, तो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा कि OH जो है, अब OH हमारे कहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगी हमारी L फॉर्म हो जाएगी। तो D और L में बस ध्यान बस यही रखना कि कौन सा राइट में कौन सा लेफ्ट में, राइट में तो D और लेफ्ट में हो गया तो